आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे सपने की जो करीब 70 साल पुराना है और अब जाकर सच हुआ है। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी की जो भारत को आने वाली सदियों के लिए एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है, वो भी थोरियम के दम पर। तारीख याद रखिएगा, 6 अप्रैल 2026। ये वो दिन है जो इंडिया के न्यूक्लियर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि इसी दिन करीब 70 साल से देखा जा रहा एक सपना सच में हकीकत बन गया। एक ऐसी अचीवमेंट जिसे हासिल करने का इंतजार ना जाने कब से हो रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था इस दिन? ऐसा क्या खास हुआ जिसने भारत के लिए एनर्जी इंडिपेंडेंस के एक बिल्कुल नए दौर का दरवाजा खोल दिया? चलिए इसी को समझते हैं। तमिलनाडु के कलापक्कम में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसे शॉर्ट में पीएफबीआर कहते हैं, उसने पहली बार क्रिटिकलिटी हासिल की। अब ये क्रिटिकलिटी थोड़ा टेक्निकल शब्द है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्टर के अंदर एक कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। मतलब एकदम आसान भाषा में कहें तो सालों के इंतजार के बाद इस रिएक्टर ने फाइनली काम करना शुरू कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वही विशाल कल्पक्कम कॉम्प्लेक्स है जहां ये हिस्टोरिक रिएक्टर है। और देखिए, इस एक कामयाबी के साथ ही इंडिया रशिया के बाद दुनिया का दूसरा और इकलौता देश बन गया है जिसके पास कमर्शियल लेवल पर काम करने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है। पर ये जो रिएक्टर है ना, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है। असल में ये दशकों पहले देखे गए एक बहुत बड़े और दूरदर्शी सपने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब जरा उस मास्टर प्लान को समझते हैं जिस पर ये पूरी कामयाबी टिकी हुई है। देखिए, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत ही एक बड़ी चुनौती के साथ हुई थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास यूरेनियम तो बहुत कम है, लेकिन थोरियम के मामले में हम दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हैं। तो अब इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए? इसी का हल निकालने के लिए डॉक्टर होमी भाभा ने एक शानदार और दूर की सोच वाला प्लान बनाया था। और ये है वो मशहूर 3 स्टेज प्रोग्राम। पहला स्टेज जो अभी चल रहा है वो नेचुरल यूरेनियम से बिजली बनाता है और साइड में प्लूटोनियम भी तैयार करता है। अब आता है दूसरा स्टेज जिसकी शुरुआत इस पीएफबीआर के साथ हुई है। ये पहले स्टेज से मिले प्लूटोनियम को इस्तेमाल करके और ज्यादा फ्यूल बनाता है। और सबसे खास बात, ये थोरियम को यूरेनियम 233 में बदल देता है। और यही यूरेनियम 233 हमारे तीसरे और आखिरी स्टेज का फ्यूल होगा। तो आप देख रहे हैं कैसे एक के बाद एक ये तीनों स्टेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या कमाल का प्लान है। तो चलिए अब इस पूरे प्लान के दिल की बात करते हैं, यानी स्टेज 2 की टेक्नोलॉजी की। आखिर ये ब्रीडर रिएक्टर्स होते क्या हैं और ये ऐसा क्या करते हैं जो इतना खास है? एकदम सरल भाषा में समझें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक जादुई चूल्हे जैसा है। एक ऐसा चूल्हा जो जितना कोयला जलाता है उससे ज्यादा कोयला बना देता है। जी हाँ, ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा फ्यूल पैदा कर देता है। इसीलिए इसे ब्रीडर कहते हैं, क्योंकि ये फ्यूल ब्रीड करता है, मतलब पैदा करता है। और फास्ट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत तेज गति वाले न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है। इस रिएक्टर के डिज़ाइन की एक बहुत ही खास बात है, ये एक पूल टाइप रिएक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टर का जो मेन हिस्सा यानी कोर है वो पिघले हुए सोडियम के एक बहुत बड़े पूल में डूबा रहता है। ये डिज़ाइन गर्मी को बाहर निकालने में बहुत एफिशिएंट है और सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर भी जोड़ता है। मतलब ये इसे ज़्यादा कुशल और सुरक्षित दोनों बनाता है। और अगर हम रिएक्टर में थोड़ा और अंदर झांकें तो हमें ये फ्यूल सब असेंबलीज दिखती हैं। इनमें से हर एक के अंदर 217 पतली पतली फ्यूल पिन्स होती हैं। असल में जो असली मैजिक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो इन्हीं पिन्स के अंदर होता है। अब जाहिर है जब बात न्यूक्लियर एनर्जी की हो तो सेफ्टी सबसे पहले आती है और पीएफबीआर को डिज़ाइन करते वक्त सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। इसमें मल्टी लेयर सेफ्टी है, जैसे सोडियम सिस्टम में डबल दीवारें हैं ताकि कोई लीकेज ना हो। ऐसे पैसिव कूलिंग सिस्टम है जो बिना बिजली के भी रिएक्टर को ठंडा रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिएक्टर खुद को सुरक्षित रखने के काबिल है। तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी कमाल की है, सेफ्टी भी जबरदस्त है, पर इसका हमारे बड़े लक्ष्य से क्या कनेक्शन है? तो जवाब ये है कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही भारत के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की सबसे अहम कड़ी है।
ये हमारे आज को थोरियम से चलने वाले हमारे कल से जोड़ने वाला एक पुल है, एक ब्रिज है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये रिएक्टर भारत के विशाल थोरियम के खजाने का ताला कैसे खोलता है? चलिए इसे भी समझते हैं। ये होता है ट्रांसम्यूटेशन नाम की एक कमाल की न्यूक्लियर प्रक्रिया से। याद है मैंने बताया था कि पहले स्टेज के रिएक्टर प्लूटोनियम बनाते हैं। अब दूसरे स्टेज में ये एफबीआर उसी प्लूटोनियम को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ ये भारत के थोरियम को एक बिल्कुल नए फ्यूल यूरेनियम 233 में बदल देता है। और यही यूरेनियम 233 हमारे तीसरे स्टेज के रिएक्टर्स का मेन फ्यूल होगा, जो हमें आने वाली कई सदियों तक क्लीन एनर्जी देगा। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये एफबीआर्स असल में एक ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा पुल जो हमारे यूरेनियम वाले आज और थोरियम वाले कल के बीच की दूरी को ख़त्म करता है। और पीएफबीआर की कामयाबी का मतलब है कि ये पुल अब बनकर तैयार है। तो अब जब ये पुल तैयार है तो इस ऐतिहासिक कामयाबी का भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए मतलब क्या है? ये अचीवमेंट हमारे 2047 और उसके बाद के बड़े लक्ष्यों को कैसे शेप देगी? ये चार्ट देखिए, ये भारत की सोच को दिखाता है। अभी हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी करीब 8.78 गीगावाट है, लेकिन लक्ष्य है कि 2031-32 तक इसे लगभग 3 गुना करके 22.38 गीगावाट तक पहुंचाया जाए और 2047 तक 100 गीगावाट। ये एक जबरदस्त छलांग है। और जाहिर है इतने बड़े लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए बड़ा निवेश भी चाहिए। सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है। इस पैसे से न सिर्फ और ब्रीडर रिएक्टर बनेंगे, बल्कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी काम होगा। और ये सब कुछ भारत के 2070 तक नेट ज़ीरो के टारगेट को हासिल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। क्या इस ब्रीडर रिएक्टर की कामयाबी के साथ भारत ने अपने लिए सदियों के क्लीन एनर्जी फ्यूचर को पक्का कर लिया है? देखिए, इस टेक्नोलॉजी ने यकीनन थोरियम का वो दरवाज़ा तो खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब इस रास्ते पर आगे बढ़कर मंजिल तक पहुंचना, ये हमारी आने वाली नीतियों और कोशिशों पर निर्भर करेगा। पर एक बात तो तय है, भारत ने एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा।